नमस्कार साथियों, रण क्षेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बालचंद तंवर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हमारे जो बीएसटीसी वाले साथी थे जिनका 30 तारीख को पेपर हुआ है, उनको पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनका जो पेपर बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा होगा ऐसी उम्मीद मैंने की थी और वास्तव में बहुत ही अच्छा पेपर आया है ना। इसके बारे में आज अपन एनालिसिस करेंगे कि कैसा रहा अपने बीएसटीसी का पेपर। और अपन काय के पेपर की, अपन हिंदी के पेपर की बात करेंगे कि हमारा जो हिंदी का बीएसटीसी का पेपर है वो कैसा रहा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, बिल्कुल शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, बीएसटीसी का जो हिंदी का पेपर है वो वास्तव में बहुत अच्छा पेपर है। मैंने देखा पेपर को और पेपर देख के मेरे को ऐसा लगा कि वास्तव में बहुत ही बढ़िया पेपर है और आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा लेवल का, मतलब एकदम नॉलेजेबल पेपर उन्होंने बनाया था और वास्तव में मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि पेपर बहुत अच्छा है। देखिए, हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मैंने कहा था कि नई वाले प्रश्न को ध्यान रखना है, नई वाले आपको दिक्कत देगा। और उसने क्या पूछा है? बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची, अब आप अच्छे से देखना, अगर हम बात करें बादल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे कर लेते हैं अपन ताकि अपने को समझ में आ जाए। देखिए क्या पूछ रहा है कि बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, मेघ बादल का पर्यायवाची होता है, बिल्कुल है। वारिद बादल का पर्यायवाची होता है, बिल्कुल। जलद भी बादल का पर्यायवाची है। तो कौन सा नहीं है? जलजात जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलजात किसका पर्यायवाची नहीं है? जलजात बादल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? यूं पूछ रहा है कि ये जो विकल्प दिए हैं इनमें से सारे के सारे उसने शब्दों के जोड़े दिए थे, अपने को जोड़े दिए थे, और वो पूछ रहा था कि निम्न में से कौन से सारे के सारे पर्यायवाची नहीं है। इसके लिए पर्यायवाची प्रश्न अपने को आने थे। देखिए, किरण, रश्मि, अंशु, बिल्कुल किरण के पर्यायवाची हैं। रश्मि और अंशु दोनों किरण के पर्यायवाची हैं। अगला, कुल, तट और किनारा, बिल्कुल कुल, तट और किनारा ये बिल्कुल तट के पर्यायवाची हैं, कुल, तट और किनारा। आगे, केवट, नाविक, मलाह, बिल्कुल केवट, नाविक और मलाह ये भी किसके पर्यायवाची हैं? ये केवट के पर्यायवाची हैं। तो अगला कौन सा? वायस, कोकिल, कंतुली, बिल्कुल ये वाला जो है डी वाला हमारा जो ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नहीं पूछ रहा था तो कौन सा मेल नहीं खा रहा है? डी वाला मेल नहीं खा रहा है। आगे बात करें, अगला प्रश्न नंबर अगला, निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? परस्पर विलोम शब्द नहीं है, मतलब इसने दे रखे हैं जिसमें से ये पूछ रहा है कि आपस में कौन से विलोम नहीं है। देखो, पहला दे रखा है इसने श्लाघा और निंदा, दूसरा दे रखा है विधि, निषेध, तीसरा सुलभ, दुर्लभ और शुष्क और आर्द्र। बिल्कुल शुष्क आर्द्र होता है, विधि का निषेध होता है, बिल्कुल सुलभ का दुर्लभ होता है। श्लाघा जो है, श्लाघा किसका पर्यायवाची होता है? श्लाघा का पर्यायवाची प्रशंसा, श्लाघा का विलोम जो है प्रशंसा नहीं होता। श्लाघा का जो विलोम होता है वो होता है निंदा। श्लाघा का विलोम क्या होता है? श्लाघा का विलोम होता है निंदा। श्लाघा का मतलब ही क्या होता है? श्लाघा का मतलब ही होता है प्रशंसा करना। तो इसने तो पर्यायवाची दे दिया, तो अपना कौन सा उत्तर नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तर नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से अब्ज और अब्द दो शब्द दे रखे हैं, अब्ज और अब्द शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखो, मैंने आपको जब बताया था कि जल के पर्यायवाची याद कर लेना, अगर उसमें द जोड़ देंगे तो किसके बन जाएंगे? बादल के, और जे जोड़ देंगे तो किसके बन जाएंगे? ये जल इसके कमल के बन जाएंगे। तो क्या दे रखा है? अब्द। पहला दे रखा है अब्ज मतलब जे है, मतलब किसका है? कमल, ठीक है। अब्द मतलब बादल, बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन ही बिल्कुल अपना सही था। पहला वाला ऑप्शन ही अपना बिल्कुल सही था कि अब्ज का मतलब कमल और अब्द का मतलब बादल। अब्ज का मतलब कमल और अब्द का मतलब बादल, ठीक है। अगला, निम्न में से भवन और भुवन शब्द का युग्म सही अर्थ है। निम्न में से भवन और भुवन शब्द युग्म का सही अर्थ है। मैंने आपसे जब अपने 2-3 मॉडल पेपर किए थे उसमें मैंने बताया था, मैंने कहा शब्द युग्म को ध्यान रखना, इसमें से अपने को प्रश्न पूछा जाएगा। और देखिए आ गया, भवन कहते हैं घर को। भवन किसको कहते हैं? घर को। भुवन पर्वत, बिल्कुल भुवन पर्वत को नहीं कहते, मतलब पहला तो नहीं होगा। अगला, भवन कहते हैं घर को और भुवन घूमना, ये भी नहीं होगा।
हाँ, भवन कहते हैं घर को और भुवन कहते हैं संसार को। बिल्कुल बिल्कुल हमारा सी आंसर राइट हो जाएगा। भवन किसको कहते हैं? घर को। और भुवन कहते हैं किसको? संसार को। इस भुवन में मतलब इस संसार में, तो कौन सा हो जाएगा? सी वाला, घर और संसार। अगला, निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अपने को उसने कुछ क्या दे रखा है, बताइए देखिए कौन सा हो सकता है, बताइए देखिए कौन सा हो सकता है। पहला है, वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। बिल्कुल ये तो नहीं है, ये तो साधारण वाक्य है, पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा गई। मैंने वही मकान खरीदा है जहां आप रहते हो। वह लड़का बहुत बीमार है जो कल है। देखो मैंने कहा था जैसे कि मैं संयुक्त, मैंने आपको पढ़ाया नहीं हालांकि, लेकिन संयुक्त वाक्य की पहचान होती है कि यदि आपको और जोड़ने वाला शब्द दिख रहा है ना, और को देख लो, अपना उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला राइट हो जाएगा। तो आगे बात समझ, तो इसमें कौन सा होगा? मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा गई, ये वाला अपना उत्तर इसमें सही हो जाएगा। अगले की बात करें, अगला प्रश्न 178 वाले में क्या था कि वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। निम्न में से कौन सा वाक्य है? वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, तो क्या कह रहा है? कंडीशन रख रहा है कि वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। तो जब हम वाक्यों के प्रकार पढ़ेंगे तो उनमें से एक वाक्य का प्रकार आता है संकेतवाचक। क्या? संकेतवाचक। ये वही है कि यदि पढ़ते तो पास हो जाते, यदि पढ़ते तो पास हो जाते, है ना, तो वही है। तो इसका क्या होगा? संकेतवाचक, इसका उत्तर सही हो जाएगा। संदेहवाचक नहीं होगा, ध्यान रखना, संदेहवाचक नहीं होगा। संदेहवाचक में तो ऐसे आएगा कि आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, संदेह हो सकती है, तो ये इसमें क्या आएगा? संकेतवाचक, हमारा उत्तर राइट हो जाएगा। अगले की बात करें, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। अब देखो निम्न में से अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन क्या है? एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल और योगीराज। देखिए अच्छे से देखिए, तो अपन बात करें कि एकत्र बिल्कुल सही है, नीरस ये भी सही है, मंत्रिमंडल और योगीराज, योगीराज भी सही है, मंत्रिमंडल गलत है। अब मंत्रिमंडल में क्या गलत है? देखिए मंत्रिमंडल जो शब्द होता है, मंत्रिमंडल जो शब्द होता है ये लिखा जाता है मंत्रिमंडल, ऐसे लिखा जाता है, समझ गए? इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है, दीर्घ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। मंत्रिमंडल शब्द कैसे लिखा जाता है? मंत्रिमंडल शब्द ऐसे लिखा जाता है। देखिए आगे हम बात करें, हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखना, अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न की हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से अशुद्ध शब्द है ना। अब ये देखो अशुद्ध शब्द के, अशुद्ध का चलो अपन ने, हाँ अशुद्ध शब्द के भी दो प्रश्न आए। अशुद्ध शब्द के मैंने कहा था शब्द शुद्धि को ध्यान रखना, शब्द शुद्धि के दो प्रश्न पूछ लिए उसने। अशुद्ध शब्द है तो देखो क्या है? सामर्थ्य, अंतर्ध्यान, रचयिता, शुश्रूषा। देखो सामर्थ्य ऐसे लिखा जाता है बिल्कुल, अंतर्ध्यान ऐसे लिखा जाता है, रचयिता भी ऐसे लिखा जाता है, शुश्रूषा इसको देखो इसमें केवल सकार संबंधी मिस्टेक करी उसने। क्या करी? सकार संबंधी मिस्टेक करी। शुश्रूषा ऐसे लिखा जाता है। शुश्रूषा कैसे लिखा जाता है? शुश्रूषा ऐसे लिखा जाता है। तो हमारा उत्तर कौन सा? हमारा उत्तर नंबर डी राइट हो जाएगा। उत्तर नंबर डी क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या था? बहुत ही अच्छे, देखो बहुत ही बढ़िया प्रश्न इन्होंने पूछे हैं, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न पूछे हैं, है ना, वास्तव में नॉलेज का टेस्ट करने वाले प्रश्न पूछे हैं, है ना। तो देखिए अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्धि का है, राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हो। देखो राम का नहीं होता, राम के दर्शन पाकर, तो ये तो गलत हो गया। राम के दर्शन पाकर ये तो गलत हो गया। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीची हो गई, नहीं ये भी नहीं, ये भी गलत है ना। इस चिकित्सा में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा होती है, बिल्कुल ये राइट है एकदम। अगला और देख लेते हैं, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, नहीं ये नहीं। हाँ तो कौन सा राइट हो जाएगा? सी नंबर वाला अपना राइट हो जाएगा। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे जो उत्कृष्ट या सबसे ऊंचे जो रोग हैं उनका, उन रोगों का क्या होता है? उनका चिकित्सा मतलब इलाज होता है। तो अपना सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बात करें, आगे देखिए, आगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 182 वाला, निम्न में से शुद्ध शब्द है। वाक्य शुद्धि के 3 प्रश्न आगे देखो, वाक्य शुद्धि के कितने प्रश्न आ गए? वाक्य शुद्धि के 3 प्रश्न आगे देखो, कौन सा होगा बताइए। देखिए बताइए आपने क्या किया है इसमें। देखिए शुद्ध शब्द, मृदंग, उज्ज्वल है पूछ रहा है इस बार, अत्योक्ति,
और निरोग। पहले नहीं पूछ रहा था दोनों बार, इस बार शुद्ध कौन सा है वो पूछ रहा। देखो मृदंग जो शब्द है ये मृदंग नहीं होता है, ये होता है मृदंग। क्या होता है? मृदंग। उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं, उज्ज्वल लिखते हैं, उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं। अत्योक्ति नहीं होता, अतिशोक्ति होता है, अतिशोक्ति होता है। क्या होता है? अतिशोक्ति होता है। और निरोग ये गलत, ये क्या है? ये सही है। ये क्या है? सही है, वो सही है। निरोग सही है। आगे बात समझ में? निरोग सही है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपना सही उत्तर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो गया। अगला देखिए लास्ट इसमें अगला प्रश्न काय में से है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न काय में से है? अगले प्रश्न को देखेंगे अपन। अब देखिए अगला प्रश्न है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। कहावत का अर्थ है, कहावत में से पूछा है, उसका अर्थ पूछा है कि क्या है? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, कहावत का निम्न में से अर्थ है। छछूंदर के सिर पर क्या? चमेली का तेल। इस कहावत का अर्थ क्या होगा? देखो पहला क्या है? अपनी हैसियत से अधिक शेखी बखारना, रुख देखकर बर्ताव करना, विचारों के अनुसार फल मिलता है, अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिलना। बिल्कुल राइट हो जाएगा अपना उत्तर। क्या हो जाएगा? डी। देखो छछूंदर के सिर पर चमेली, देखो चमेली का तेल जो है ना हर किसी के, छछूंदर क्या है? मतलब निम्न से अपन ऐसे मान सकते एकदम निम्न प्रकार का जो जीव है ना, इसके ऊपर अगर अपन चमेली का तेल लगा देंगे वो क्या होगा कि अयोग्य व्यक्ति, मतलब जो इसके योग्य नहीं था उसको क्या मिल गया? उसको कीमती वस्तु मिल गई। ये हमारा है। तो अपना उत्तर डी क्या हो? राइट हो जाएगा। कि क्या है इसका? राइट हो जाएगा क्या? कि अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिलना, अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिलना। ये अपना उत्तर राइट हो जाएगा। देखिए अगले की अगर अपन बात करें, अगले प्रश्न की हमारे बात करें तो अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगले प्रश्न को देखो, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। पेपर है इसलिए थोड़ा सा अपने को देखना पड़ रहा है ना। अब देखना, अब आपको शायद सही दिख रहा होगा। अब देखिए अच्छे से देखिए, सही दिख रहा होगा। बुद्धिमान होने पर भी धनवान के लिए निम्न में से उपयुक्त है। बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए निम्न में से उपयुक्त है। मतलब बुद्धिहीन है वो फिर भी कैसा है? धनवान है। उसके लिए आपके लिए एक शब्द दे रखा होगा, इसने कोई कोटेशन है वो पूछी है। देखिए क्या होगा इसकी कोटेशन, देखिए आंखों के अंधे गांठ के पूरे, आंधी के आम, ये नहीं होगा। अटका बनिया दे उधार, नहीं ये भी नहीं होगा। ऊंची दुकान फीके पकवान, ये भी नहीं, ये होगा। आंख के अंधे गांठ के पूरे, आंख के अंधे गांठ के पूरे। अगर अपन इसकी बात करें आंख के अंधे गांठ के पूरे, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आंख के अंधे गांठ के पूरे इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगले की अगर अपन बात करें, अगला देखिए ना, अगला निम्न में से अन्वेषण का सही संधि विच्छेद, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। अन्वेक्षण है ना, तो अन्वेषण का क्या होगा? पहले तो देखो कौन सी संधि है? गुण संधि का है। अन्वेक्षण का पूछ रहा है तो इसका होता है अनुधन ऐषण। क्या होता है? अनुधन ऐषण। क्या होगा? कौन सा ऑप्शन में है? अनुधन ऐषण। अन्वेक्षण का क्या होगा? अनुधन ऐषण। ठीक है। अगला, अगले की बात करें, लोकोपयोग में निम्न में से कौन सी संधि है? लोकोपयोग में निम्न में से कौन सी संधि है? मैंने आपको बताया था कि यदि अपने को क्या दिख जाए? ओ दिख जाए, ए दिख जाए, ओ दिख जाए और री दिख जाए तो समझ जाना संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी। तो लोक उपयोग में, और इसका संधि विच्छेद की बात करें तो क्या होगा? लोक धन उपयोग। संधि विच्छेद क्या होगा इसका? लोक धन उपयोग। लोक धन उपयोग इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो अपना कौन सा उत्तर? पहला उत्तर गुण संधि अपना राइट हो जाएगा। देखिए उम्मीद करते हैं आपने भी इसी प्रकार से अपने जो प्रश्न है उनका जवाब दिया होगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से सही संधि विच्छेद है। निम्न में से सही संधि, अब संधि विच्छेद दे रखा है क्या है? षट प्लस आनंद षडानंद, वाक प्लस ईश वागीश, दिक प्लस विजय दिग्विजय, षट प्लस मास षणमास। देखिए इसमें मैं उत्तर बता देता हूँ, इसका उत्तर क्या होगा? दिग्धन विजय। ये सही संधि विच्छेद है। षटधन मास, षटधन आनंद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि षडानंद का संधि विच्छेद होता है षटधन आनंद, ना कि षटधन आनंद। ठीक है। वाग प्लस ईश, वागीश का होता है वाक धन ईश। वागीश का क्या होता है? वागीश का होता है वाक धन ईश। षणमास का होता है षट धन
मास, षटधन मास षणमास का होता है। आगे बात समझ, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, दिग्धन विजय दिग्विजय, दिग्धन विजय दिग्विजय। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला है अपने, हाँ, निम्न में से पंचरत्न, पंचरत्न का सही समास विग्रह होगा। पंचरत्न का सही समास, देखो पंचरत्न, पहले तो जानो कि समास कौन सा है, तो अपने को पता है कि संख्या दे रखी है, संख्यावाची क्या होता है, संख्यावाची द्विगु, है ना। और क्या है, पंचरत्न, तो पांच रत्न, पंचों का रत्न तत्पुरुष नहीं, तत्पुरुष हो गई नहीं, द्वंद्व हो गई नहीं, बहुव्रीहि हो गई नहीं, कौन सा, द्विगु, कौन सा, द्विगु। डायरेक्ट यहाँ से पहचान सकते थे। तो पांच रत्नों का समूह क्या कहलाता है, पंचरत्न कहलाता है। पांच रत्नों का समूह क्या कहलाता है, पांच रत्नों का समूह पंचरत्न कहलाता है। तो इसमें कौन सा समास होगा हमारा, इसमें हमारा बहुव्रीहि, सॉरी, द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला, निम्न में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अब बहुव्रीहि, देखो समास में से भी दो क्वेश्चन आ गए, है ना। बहुव्रीहि समास का उदाहरण पूछा है ना। शीतोष्ण, तो शीत और उष्ण, शीतोष्ण, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, ये है नहीं। क्रोधग्नि, तो क्रोध की अग्नि, क्रोधग्नि किसको, क्रोध की अग्नि, ये भी नहीं है। त्रिनेत्र, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह त्रिभुज कहलाता है। त्रिनेत्र किसको कहते हैं, त्रिनेत्र भगवान शिव को कहते हैं। और जिसमें मैंने बताया था कि बहुव्रीहि समास में क्या है, किसी का पर्यायवाची अगर आ जाए तो पर्यायवाची किसमें गिना जाएगा, वो बहुव्रीहि समास में गिना जाएगा। त्रिनेत्र किसको कहते हैं, भगवान शिव को। त्रिनेत्र किसको कहते हैं, तीन है नेत्र जिसके अर्थात कौन, भगवान शिव। तीन है नेत्र जिसके अर्थात कौन, भगवान शिव। देखिए ये बहुत इजी पेपर है ना। हिंदी का तो बहुत इजी अपने पेपर आया है ना। फिर भी आप जैसे आगे भी रीट वगैरह की तैयारी करोगे तो अपनी जो क्लासेस चल रही है उसको अगर आपने देख लिया तो मैं इतनी तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी भी परीक्षा में पिछड़ोगे नहीं। देखिए अगली बात करते हैं 190। निम्न में से स्व उपसर्ग युक्त शब्द है। स्व उपसर्ग युक्त शब्द है, देखो स्व उपसर्ग युक्त शब्द अपन से पूछ रहा है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, स्व उपसर्ग युक्त शब्द अपन से पूछ रहा है ना। स्व उपसर्ग युक्त शब्द अपन से पूछ रहा है, देखना अब क्या क्या ऑप्शन है। देखो ऑप्शन देखना है पहले अपने को। ऑप्शन क्या क्या है, स्व प्लस आगत, स्वेच्छा, स्वप्न, स्वकर्म। देखो स्वकर्म स्व उपसर्ग युक्त शब्द है। स्वधन, इच्छा, स्वप्न पूरा शब्द होता है। स्वकर्म ऐसा कोई शब्द होता नहीं है। स्वागत, सु प्लस आगत, तो कौन सा होगा, स्वेच्छा। कौन सा होगा, स्वेच्छा। कौन सा होगा, स्वेच्छा जो है वो स्व उपसर्ग पूर्वक शब्द है, या स्व उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है, स्वेच्छा। स्व उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है, स्वेच्छा। अब अगला देखिए 191 वाला। निम्न में से अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अनन्य, तो अनधन अन्य, अनन्य का क्या, तो अनन्य का तो क्या होगा, अनधन अन्य, ये तो है। अनाप्त का क्या होगा, अनधन आप्त, ये भी है। अनुदान, देखो स्पष्ट दिख रहा है, अनुधन दान, अनुधन दान, पीछे वाले को देखने की जरूरत भी नहीं है। अनुधन दान मतलब कौन सा उपसर्ग हो गया, अनुपसर्ग हो गया। अपने को क्या चाहिए था, अनुपसर्ग से जो नहीं बना है, तो कौन सा नहीं बना है, अनुदान। अनुदान में कौन सा है, अनुपसर्ग है। अनुदान में अनुपसर्ग है, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, आगे क्या है, निम्न में से ये हो गया, फारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अब इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं और ये पूछ रहा है कि फारसी उपसर्ग जो है, फारसी उपसर्ग है, उससे बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है। फारसी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है, तो देखो गैर कानूनी, खुशनसीब, नाबालिग और दुराचारी। देखो दुरुपसर्ग है, कौन सा, दुरुपसर्ग है। और दुरुपसर्ग काय का है, दुर जो उपसर्ग है, दुर जो है वो किसका है, संस्कृत का उपसर्ग है। दुर कौन सा उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है। तो ये किससे, ये फारसी उपसर्ग है ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन अगर ऐसे भी अगर आपने देखा होगा तो राइट हो गया। अगला, निम्न में से बिछोना शब्द में कौन सा प्रत्यय। देखो सामान्य बात है, बिछोना शब्द में ओना प्रत्यय है, स्पष्ट दिख रहा है। बिछोना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ओना प्रत्यय। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बिछोना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बिछोना शब्द में ओना प्रत्यय है। कौन सा, बिछोना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ओना प्रत्यय। अगला, निम्न में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय से, देखो लोहार, शौकीन, लक्कड़हाड़, बुढ़ोती। बुढ़ोती जो है ये भाववाचक शब्द से बना हुआ प्रत्यय है, या सॉरी भाववाचक प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। कौन सा, बुढ़ोती। ये बुढ़ोती शब्द है। बूढ़ा धन होती से होता है, इसका बूढ़ा धन होती होता है ना।
तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा उत्तर जो राइट है इसमें वो बुढ़ोती। अगला, निम्न में से युग्म अशुद्ध है। अब ये पूछ रहा है गलत है, अब किस आधार पर पूछ रहा है ये नहीं बताया उसने, बस गलत अपने को देख के बताना है कि किस आधार पे ये गलत होगा। देखिए क्या पूछ रहा है, प्रस्थान का आगमन, प्रस्थान का मतलब जाना होता है, आगमन का मतलब आना, मतलब विलोम पूछ रहा है ना। निष्काम का सकाम बिल्कुल होता है, करुण का निष्ठुर होता है, राग का रंग, राग का रंग नहीं होता, राग का होता है विराग, राग का क्या होता है, राग का होता है विराग, राग का क्या होता है, राग का विराग होता है। तो इस अपना उत्तर क्या राइट हो जाएगा, अपना उत्तर राइट सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से अमीय शब्द का पर्यायवाची है। अमीय शब्द किसका पर्यायवाची है, यूं पूछ रहा है अमीय ना। विष बिल्कुल नहीं, विष अमीय विष का पर्यायवाची नहीं है। आम्र का पर्यायवाची नहीं है। मधु, मधु भंवरे को कहते हैं, इसका भी नहीं है। सुधा, सुधा मतलब अमृत, अमीय किसका पर्यायवाची है, अमीय पर्यायवाची है अमृत का, और अमृत का पर्यायवाची इधर कौन सा मिल रहा है अपने को, सुधा मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, सुधा मिल रहा है। देखिए अगला, अगले प्रश्न की हम बात करें, हमारा जंगल में लगने वाली आग के लिए निम्न में से एक शब्द है। मैंने आपको जो मॉडल पेपर कराया था उसमें मैंने ये बताया था कि कौन सी आग को क्या कहते हैं, और ये सेम ऐसा कैसे प्रश्न था। तो जो जंगल में लगने वाली आग होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दावानल, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दावानल, उसको क्या कहते हैं, दावानल, है ना। उसके बाद जठरावनल, ये पेट में लगने वाली आग होती है ना। वडवानल किसको कहते हैं, वडवानल किसको कहते हैं, तो वडवानल कहते हैं जो किसमें, समुद्र में जो आग लगती है उसको क्या कहते हैं, समुद्र में जो आग लगती है उसको वडवानल कहते हैं। आगे बात समझ में, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दावानल हो जाएगा। अगला, आंख से परे के लिए उपयुक्त शब्द है। आंख से परे, आंख से परे, आंख से मतलब दूर। देखो दो चीजें, प्रत्यक्ष परोक्ष जन्म, ये तो छोड़ो, दूर ये भी नहीं है ना। प्रत्यक्ष और परोक्ष, प्रत्यक्ष होता है आंख के सामने, प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, प्रतिधन अक्षी, आंख के सामने, और परोक्ष का क्या होता है, आंख के पीछे, या परोक्ष का मतलब होता है पीछे। तो आंख से परे, परे मतलब दूर, आंख से जो दूर है, अर्थात उसके लिए कौन सा होगा, उसके लिए कौन सा होगा, उसके लिए होगा परोक्ष, उसके लिए परोक्ष होगा। बिल्कुल, निम्न में से संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। बिल्कुल, संप्रदान तत्पुरुष जो समास है उसका उदाहरण पूछ रहा है। संप्रदान में अपने को पता है विभक्ति याद होनी चाहिए, संप्रदान के लिए क्या विभक्ति है उसकी, संप्रदान के लिए विभक्ति है। तो देखिए क्या होगा, हवन सामग्री, तुलसी कृत, तो तुलसी द्वारा कृत दरअसल असल में जलवायु, जल की वायु नहीं, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, और बहुत फेमस उदाहरण है ये, हवन सामग्री बहुत फेमस उदाहरण है संप्रदान तत्पुरुष समास का। तो क्या हो जाएगा, पहला हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब देखिए लास्ट प्रश्न जो था क्या था, निम्न में से लास्ट प्रश्न जो था, देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अंतिम प्रश्न तो है ही। अब देखिए लास्ट प्रश्न आप देखना आराम से, क्या है, निम्न में से शिव का उपासक, किसका उपासक, शिव का उपासक के लिए उपयुक्त शब्द है। देखो विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाता है ना। शिव, ये शक्ति का उपासक पूछ रहा, सॉरी है ना, शक्ति का उपासक है ना। तो विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाता है, शिव का उपासक शिव कहलाता है, जो भक्ति करता है उसको भक्त कहते हैं। शाक्त कहते हैं किसको, शक्ति का उपासक जो होता है, शक्ति मतलब हमारी जो नव दुर्गा है उनका जो उपासना करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको शाक्त कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, शाक्त। तो ये हमारा ये उत्तर हो जाएगा, हमारा ये उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा आपका पेपर रहा होगा, है ना, और मैं इसी उम्मीद कर सकता हूं, और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। पेपर मेरे हिसाब से मेरे को तो इजी लगा हालांकि, लेकिन आपके लेवल से देखे तो पेपर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था पेपर, है ना। फिर भी आपको अब अपनी तैयारी को, जैसे BSTC तो हो गई, अब अपनी तैयारी को निरंतर आगे बढ़ते रहना है। अब अपने को इस पर अटकना नहीं है कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो मैं तैयारी करूंगा, नहीं, अपने को तैयारी में गैप बिल्कुल भी नहीं देनी है। और उसके लिए क्या है, अपने को जो भी आपकी तैयारी करते रहो, उसके लिए मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदी में आप बिल्कुल भी आपको किसी और चीज़ की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। तो उसके लिए मैं आपके सामने जो अपनी हिंदी की क्लास चल रही है, मैं आपसे जो रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि आप अपनी, क्योंकि आपको रिजल्ट उसका दिखेगा, आप उसको लीजिए और देखिए और अपनी तैयारी को पहचानिए कि भाई कैसे अपने को क्या करना है। और मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि आप क्लास को देखिए और उसके बाद पुराने जो प्रश्न पत्र आए हैं या कोई मॉडल पेपर आपके पास पड़ा हो तो आप उसको सोल्व कीजिए, उसमें से आपको खुद पता चल जाएगा कि अपनी जो क्लास है वो कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और मैं विशेष बता रहा हूँ कि रीट और CET के लिए हमारी जो क्लास चल रही है वो विशेष है, बाकी हर एग्जाम के लिए अपनी क्लास है क्योंकि अपन बेसिक से पढ़ रहे हैं
हैं। इसी के साथ आपका पेपर बहुत ही अच्छा रहा होगा। मेरी वापस से आप सभी को, जिनके पेपर बहुत बढ़िया रहे हैं, जिनके नहीं भी रहे, सभी को शुभकामनाएं। अपनी तैयारी को जारी रखें, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है। केवल बस यही है कि अपनी तैयारी को अपन रेगुलर अगर निरंतर चलाते रहेंगे तो हमें सफलता बिल्कुल ज़रूर एक दिन मिलेगी। ये मैं आपको कन्फर्म, या आप, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, ये आपको मैं कह सकता हूँ। इसी के साथ साथ हमारी जो वीडियो है अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और अपने रणक्षेत्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी 500 की फैमिली बहुत जल्दी हमारी 500 की फैमिली होने वाली है। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करूँगा। इसी के साथ साथ जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी तैयारी को करते रहिए। राम राम।